हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे तो ये आर्टिकल जो है, टॉपिक जो है वो सीबीएसई सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है, लेकिन ये जो टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट करंट कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसमें से कम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो भले ही सिलेबस में से हटा दिया गया हो, सीबीएसई सिलेबस में से, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है ये आपके पास आर्टिकल है, क्योंकि कंसेप्चुअल टाइप जो है ये आपके पास आर्टिकल है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है हमारे पास बेस है एक टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चला डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ही, जो मैक्सवेल ने बताया हमें। तो समझिए इसको डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, जैसे अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ही मैक्सवेल ने जो एम्पियर जो लॉ दिया था, एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसको गलत बताया। कैसे गलत बताया अभी देखते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सा हम एग्जांपल्स लेकर के समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है, ये आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है। ये आपके पास दो कोई प्लेट्स है, दोनों का एरिया जो है वो बराबर है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो आपके पास डी है। यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर रखा है किसी बैटरी से, या आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। आपने बैटरी, यहाँ पर आपके पास की लगाई हुई, की को आपने क्लोज कर दिया। की को क्लोज करोगे तो किसी टाइम पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ओके, ऐसे यही होता है आपके पास। ये जो अरेंजमेंट जो होता है, ये आपके पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो यहाँ से जो करंट जो जा रहा था वो आई करंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। ये करंट जो था आई करंट, इसको हम नाम दे रहे कंडक्शन करंट का। क्यों नाम दे रहे, क्योंकि एक और करंट आएगा जिसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो पहले से इसको हम नाम दे देते हैं कंडक्शन करंट। दैट करंट इज नोन एज कंडक्शन करंट, आई सी। ये आपके पास कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है। तो अब देखिए यहाँ से जो ये करंट जा रहा है कंडक्शन करंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करंट यहाँ से जा रहा है। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं इनसाइड द टू प्लेट्स, ये जो आपके पास, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कैपेसिटर के अंदर करंट जो होता है वो जीरो होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, करंट जो है कैपेसिटर के अंदर के साइड जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। करंट जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, जिस पे भी जितना भी स्टोर्ड है, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। ए इज द एरिया ऑफ एनी प्लेट, दोनों का एरिया बराबर लेकर के चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट फॉर स्पेस, अगर यहाँ पर वैक्यूम है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, लेकिन करंट जो है उसके अंदर जीरो होता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ को गलत प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आईसी, कंडक्शन करंट आईसी का नाम दिया है। तो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट, इससे यहाँ से किसी पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर मैं आपसे पूछूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर उसके सराउंडिंग में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। और विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ हम क्या करते हैं, एक क्लोज लूप लेकर के चलते हैं, जिसको हम एम्पियरन लूप का नाम देते हैं, और फिर उस क्लोज लूप लेकर के हम उसके ऊपर एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी डिस्टेंस पे हमें देखना है वहाँ पर उतनी रेडियस का हमने क्लोज लूप ले ली, एम्पियरन लूप ले ली, ये हमने ले ली सर्कुलर शेप की। तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एन क्लोज सरफेस और एम्पियर सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर और कंडक्टर जो भी है। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, इस करंट को हमने नाम दिया आईसी, कंडक्शन करंट का हमने इसे नाम दिया है। ओके, तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बी डॉट डी एल, बी डी एल कोस ऑफ थीटा, बी डी एल कोस ऑफ थीटा। तो थीटा को मैं जीरो ले लूँ थोड़े टाइम के लिए, मैक्सिमम के लिए, जिस साइड लाइन एलिमेंट उधर की साइड ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू मैं थीटा को यहाँ पर जीरो ले लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस जीरो 1 म्यू नॉट आई सी। तो यहाँ पर डी एल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल निकालोगे तो सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर को उधर लेकर के जाओगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई सी, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ तो
म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 टाइम ऑफ आई बाई आर, यही होता था। बस यहाँ पर हमने आई को आई सी नाम दे दिया कंडक्शन करंट का। क्यों नाम दिया? क्योंकि एक और करंट यहाँ पर आएगा। चलो ठीक है, ये बात हमने मान ली। यहाँ पर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर, तो आपको विद द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंदर की साइड बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा इनसाइड बिटवीन दीज प्लेट्स, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, तो हम बता सकते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अकॉर्डिंग टू एम्पियर रूल हमें क्या बताता है? लाइन ट्रेगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज सरफेस और एम्पियर सरफेस और एम्पियर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप और एम्पियर लूप। लेकिन यहाँ पर तो कोई करंट है ही नहीं, यहाँ पर तो इनसाइड द प्लेट्स बिटवीन दीज प्लेट्स करंट तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी क्लोज लूप ले रहे हो, एम्पियर लूप ले रहे हो, तो आपने कोई भी क्लोज लूप ली या एम्पियर लूप ली, यहाँ पर करंट तो है ही नहीं, करंट जो है वो जीरो, करंट तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सीधा सीधा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू लूप और एम्पियर लूप। करंट कितना फ्लो कर रहा है? जीरो है ही नहीं। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? जीरो। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर रूल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, अगर हम लेकर के चलते हैं तो इनसाइड दीज प्लेट्स, या मैं कहूँ सीधा सीधा इन दिस कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगा या जीरो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इनसाइड द कैपेसिटर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। जब हम मेजर करते हैं डिवाइस के थ्रू, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बात तो उसकी सही है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके देखते हैं, डिटेक्ट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? तो यहीं से ही एम्पियर सर्कुलर लॉ को जो है वो गलत एक तरीके से बताया गया और फिर इसको सही किया गया। गलत क्या बताया गया, सही क्या बताया गया, अब इसको देखो। ठीक है, ये बात ठीक है कि यहाँ पर इनसाइड द कैपेसिटर करंट जो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो नॉन जीरो है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की साइड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलता है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आपको देखने को मिलता है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। कैसे? अब जरा इसको समझिए। हमें पता है कि फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा, तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा। थोड़े टाइम के लिए अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो थीटा जीरो मान लूँ। जिस साइड में ये है आपके पास एरिया वेक्टर, उधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूँ, इधर की साइड, ठीक है। तो थीटा जीरो, कोस जीरो 1, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ओके, ई डी एस। अब यहाँ पर आपके पास, अब मैं कहता हूँ कि इसका वेरिएशन निकालिए, डी फाई ई बाई डी टी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर आपके पास? डी बाई डी टी ऑफ ई डी एस, ई डी एस। अब डी एस जो है वो तो वेरी करेगा नहीं, यहाँ पर डी एस जो एरिया जो है वो तो वेरी करेगा नहीं। एरिया जितना भी है आप उसको ए ले लीजिए, एस ले लीजिए, डी एस ले लीजिए। ये यहाँ पर एरिया आपके पास जितना भी है ई डॉट ए ले लेते हैं, ई डॉट ए। तो एरिया तो वेरी करेगा नहीं, एरिया को तो बाहर ले लो, ए डी ई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग फंक्शन होता है हमारे पास। इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ई आपके पास टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर आपके पास वेरी करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर इनसाइड द कैपेसिटर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये ए डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए को बाहर ले लो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जितना एरिया है इसका उतना ही रहेगा प्लेट का। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है,
जो परमिटिविटी जो स्पेस के लिए, इसको बाहर ले लूँ तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, डी फाई ई बाई डी टी डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। ए से कैंसिल, डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। और करंट ये कौन सा है, इसी करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का, टी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब कहने का यहाँ पर करंट जो है वो कंडक्शन करंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, अभी देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास किसके इक्वल आया, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब कहने का जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करने का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर वेरी करेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा वहाँ पर आपको करंट देखने को मिलेगा, और उस करंट को नाम दिया गया अलग से डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलता है वो आपको करंट की वजह से ही देखने को मिलता है, लेकिन कौन से वाले करंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, न कि कंडक्शन करंट की वजह से। क्योंकि इनसाइड ये आपके पास कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट तो जीरो होता है, तो यहाँ पर करंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब जो करंट आपको ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से जो आपको करंट देखने को मिलता है, उस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, बस आपको थोड़ा सा ये समझ लीजिए, एक टाइप से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है करंट ही है, करंट ही है, बस उसको अलग से नाम दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। क्योंकि पहले इसके बारे में नहीं पता था, पहले क्या पढ़ा जाता था कि इसके अंदर करंट जीरो है। ये बात ठीक भी है, ये वाला करंट तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जो करंट है वो आपको किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। इस करंट की वजह से यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है वो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से देखने को मिलता है। और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो आपको करंट देखने को मिलता है, मतलब करंट देखने को मिलता है, उसकी वजह से आपके मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देख चुके हैं, जो लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर। मतलब कहने का हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक है तो दूसरा देखने को मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिल जाती है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एक और टर्म देखिए। अब हम इसको किस किस टाइप से लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल जो आपसे पूछेगा कंसेप्चुअल टाइप से, वो कैसे पूछ सकता है। एक तो ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। ये चार फॉर्म में हम इसको और लिखेंगे। इन चारों फॉर्म में से ही वो आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कोस ऑफ थीटा फॉर मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा टाइम के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा को 0 मान लो, कोस 0 1। तो फाई ई आपके पास क्या होगा, ई इंटू ए। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा फाई ई की ई इंटू ए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ए ई। ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, एरिया तो प्लेट का कांस्टेंट ही रहेगा। ए को बाहर ले लो, ए डी बाई डी टी। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं एक और फॉर्म आ गई है आपके पास, आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। एक और हम लिख रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में क्या होगा हमारे पास, सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ, ई आपके पास किसके इक्वल होता है, वी बाई आर। यही होता है रिलेशन, आप पढ़ चुके हो। वी बाई आर भी लिख देते हैं किसी बुक में, वी बाई डी भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर लिख दूँ ई की जगह वी बाई डी, डी कॉन्स्टेंट, ये वाला डी,
ये जो यहाँ पर हम डी लेकर के चल रहे हैं, आर की जगह हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं, तो डी कांस्टेंट, तो डी को बाहर ले लूँ, तो ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक फॉर्म ये आ गया आपके पास, आई डी इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी डी वी बाई डी टी। ओके, अब ये आपके पास क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यही तो होता है आपके पास। इसका अगर मैं कैपेसिटेंस पूछता हूँ इस कैपेसिटर का, क्या बताओगे आप, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द एनी प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, सी डी वी बाई डी टी, वेयर वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपके पास चार टर्म में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास आ जाता है चार फॉर्म के अंदर। ये है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यूमेरिकल में आप देख लेना, जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ओके, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बातें जो आपको इस याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो डिस्प्लेसमेंट करंट से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है वो सुन लीजिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा वहां पर कंडक्शन करंट देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर कंडक्शन करंट देखने को मिलेगा वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो करंट है वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है। ये जो वायर में जो फ्लो कर रहा है ये करंट कौन सा है, कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट है। यहाँ पर जो करंट है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। मतलब कहने का, अगर मैं टोटल करंट लिखना चाहूँ तो टोटल करंट को कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, वेयर आई सी इज द कंडक्शन करंट, आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट जो ड्यू टू कंडक्शन आपको देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी वजह से जो आपको देखने को मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन सर्किट में आपको एक टाइम के ऊपर एक ही करंट आपको देखने को मिलेगा, एक जगह पे एक ही करंट देखने को मिलेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा या कंडक्शन करंट देखने को मिलेगा। अगर सर्किट में कंडक्शन, यहाँ पर जहाँ पर आपको कंडक्शन करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा। अगर आईसी की अगर आप बात करोगे, कंडक्शन करंट की अगर आप यहाँ पर बात करोगे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, तो उस केस में करंट किसके इक्वल होगा, कंडक्शन करंट के इक्वल होगा, टोटल करंट। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, वहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से समझना। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो होगा। अगर टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के ही इक्वल होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों की वैल्यू इक्वल होते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। मतलब कहने का, यहाँ से अगर 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट जो देखने को मिलेगा वो भी आपको 5 एम्पियर ही देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों करंट की जो अमाउंट जो है वो भी इक्वल ही मिलेगी, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको देखने को मिलता है। और इसी बेसिस के ऊपर एम्पीयर सर्किट लॉ को ठीक किया गया, जिसको मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन का नाम देते हैं। और उसको क्या लिखा गया, जो आपके पास था पहले, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पीयर लूप और क्लोज लूप। पहले सिर्फ हमें इसके बारे में पता था, कंडक्शन करंट के बारे में, तो हम इसको लिख देते आई सी। फिर इसको ठीक करके लिखा गया, मैक्सवेल ने जब इसको ठीक करके लिखा तो क्या लिखा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, वेयर आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसकी वैल्यू कितनी होती है जो ये हमने फाइंड आउट की, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। आई डी हमारे पास क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये थी हमारे पास उस लॉ की एग्जैक्ट फॉर्म, एम्पीयर सर्किट लॉ की एग्जैक्ट फॉर्म जो है वो ये है। देखिए, कुल मिलाकर के आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। यहीं से अगर आप देखते हो, जहाँ पर कंडक्शन करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर कंडक्शन करंट देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों करंट की वैल्यू जो है वो इक्वल, दोनों करंट की वैल्यू जो है इक्वल। मैं इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एम्पियर ने कौन सा गलत बताया था भाई, उसने तो सही बताया था। ये आपकी गलती है कि यहाँ पर आपने बताया नहीं कि यहाँ पर आपको करंट देखने को नहीं मिलता है। उसने तो सही बताया था,
उसने सही बताया था, ये दोनों करंट है भी इक्वल। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो देखने को मिलता है वो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको देखने को मिलता है। बस इतनी सी तो बात थी, बाकी तो सही है। ओके, तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में कि आपको कंडक्शन करंट की वैल्यू भी दे देगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये सारी चीज़ें दे देगा, आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा लास्ट में डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए। तो जो कंडक्शन करंट वही डिस्प्लेसमेंट करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट वही कंडक्शन करंट। जहाँ पर कंडक्शन करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर कंडक्शन करंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।